विराजमान सभी अतिथि साथियों और सामने बैठे सभी भाइयों बहनों, मैं लंबा वक्त नहीं लेना चाहता, इसलिए मंच पर जितने बैठे हैं सबका नाम नहीं ले पा रहा हूँ। तो सीधे बात किया जाए। सबसे पहले तो मैं तो काफ़ी पहले ही बातचीत कर चुका हूँ। कोई भी नया संगठन जब खड़ा किया जाता है तो बहुत सारी दिक्कतें सामने आती हैं। वैसे हमारे साथ भी हुआ। हम लोग अपने ज़िले के अंदर फंस गए थे। हमारे बीच में काफ़ी वाद विवाद होता रहा हमारे साथियों के बीच में। तो हम लोग ही उस अड़चन से आगे नहीं निकल पा रहे थे। अब लग रहा है कि हम लोग उससे भी निकल पाए हैं। और उसके साथ साथ पिछला जो 1 वर्ष का समय था, इस 1 वर्ष के भीतर नगर पालिका के चुनाव हुए, ग्राम पंचायतों के चुनाव हुए, और इन चुनाव में हम लोग सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से हम लोग शामिल थे। और हम लोग निश्चित रूप से कह सकता हूँ मैं दावे के साथ कि हम लोग पंचायत चुनाव काफ़ी सीरियस होकर लड़े इस ज़िले में। उसका अच्छा रिजल्ट भी आया। बहुत अच्छा तो नहीं कह सकता हूँ, अच्छा रिजल्ट आया। और मैं ये बात कम से कम जानकारी होना चाहिए कि हम लोग सुकमा ज़िले में करीब करीब आधे से ज़्यादा सरपंच हम लोग के हैं। और एक हमारे कार्यकर्ताओं का बहुत बड़ा योगदान है, जिसकी वजह से ये हो पाया। जनपद पंचायतों में हम लोगों का करीब करीब कब्जा ही है कई जगह पे। तो खैर, जिला पंचायत में हम लोग हैं, मैंने पहले ही बताया। तो अलग बात है कि हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष उपाध्यक्ष को सरकारी क्वार्टर नहीं मिला, उसके लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। विपक्ष में रहने के बाद ये हालत होता है, देख लीजिएगा। तो खैर, मैं ये सब के बावजूद फिर मेरे ऊपर भी कई घटनाएं हुई जिसकी वजह से हम लोग ठीक ठाक काम नहीं कर पाए। फिर भी 11 सितंबर आते आते, अभी जो 2025 का 11 सितंबर आते आते हम लोगों ने काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ी। बिल्कुल ये बात याद रखने की चीज़ है कि सुकमा में तेंदुपत्ता बोनस का मामला और छात्रों के हॉस्टल एडमिशन से लेकर के कहने से वहाँ के साथी लोग तो तैयार भी नहीं थे कि बलटला के अंदर रोजगार का एक बड़ा मुद्दा है। करीब 900 कुछ वैकेंसी एनएमडीसी के भीतर निकला, उसके लिए लड़ना चाहिए। तो तैयार नहीं हो पा रहे थे, उनको मालूम भी नहीं था कैसे लड़े, कैसे क्या करें। तो यहाँ समारोह बैठे हैं, उनके साथी लोग हैं, और मैंने उनको जोश भरा, मैंने उनको विश्वास दिलाया कि नहीं, ऐसा हो सकता है, हम लोग लड़ेंगे। तो एनएमडीसी को झुकाना पड़ेगा, तभी वो हमें लोकल भर्ती करके यहाँ के लोगों को नौकरी दे पाएंगे। अन्यथा ऐसे रहेंगे तो फिर चुपचाप रहेंगे तो यहाँ के लोगों के साथ न्याय नहीं हो पाएगा। बाहर के लोग ये आकर के एनएमडीसी की नौकरी भी ले जाएंगे। तो उन लोग मुझ पर भरोसा किए। मेरे जैसे कार्यक्रम था उस हिसाब से लड़ाई हुई, और ज़बरदस्त लड़ाई हुई। जैसा मैंने पहले कहा, एनएमडीसी के दोनों प्रोजेक्ट के जो बड़े अधिकारी हैं उनको लोकल भर्ती के लिए लिखित आश्वासन देना पड़ा, बगल में कलेक्टर को लिखना पड़ा उसी कागज में। तो अब वो है, अब प्रक्रिया है, अब वो भी हो सकता है उसमें गालमेल करने की कोशिश हो रहा हो, वो बात की बात है। पर ये हुआ, पहली लड़ाई का एक जीत है ये। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि अगर संघर्ष की बात की जाए तो उस हिसाब से बहुत कुछ नहीं हो पाया, ज़्यादा कुछ नहीं हो पाया। मैं संघर्ष की बात इसलिए कर रहा हूँ कि बस्तर में अगर जल जंगल जमीन को भी बचाना है, नौकरी अगर पाना है और दूसरे व्यवसाय में भी जाना है तो आपको संघर्ष करना पड़ेगा। आप संघर्ष नहीं करेंगे तो आपको कोई पूछेगा भी नहीं और आप हाशिए पर चले जाएंगे।
ये एक सच्चाई है। तो मैं इसके साथ साथ मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि आप लोग देख रहे हैं, पर्चे आप लोगों के हाथों में है और कुछ ये जो बैनर लगा हुआ है इसमें 11 बिंदु उसमें उल्लेख है, उसको आप गंभीरता से पढ़िए। ये पिछले 1 वर्ष पहले ही निर्धारित था, तय किया हुआ था, वो आज भी है। वो एक हमारा लाइन है कि हम बस्तर में किस तरीके के काम करना चाहते हैं। वो 11 बिंदु आप पढ़ेंगे, आपको पता लग जाएगा। पर्चे में जो हम लोग एक पृष्ठभूमि जैसा लिखे हैं, उस पृष्ठभूमि को आप पढ़ लीजिए। हमने इसको सोचा कि काफ़ी लंबा लिखेंगे, पर लंबा नहीं लिख पाए, क्योंकि लंबा लिखेंगे कोई पढ़ता ही नहीं है। तो कम से कम 2 पृष्ठ में होगा तो इसको पढ़ लेंगे, इसलिए मोटा मोटी हम लोगों ने इतना लिखा। तो खैर, मैं थोड़ा ये बात अवश्य बताना चाहता हूं कि ये जो 11 बिंदु क्या है। 11 बिंदु वो है जो आप उसको पढ़ोगे तो आपको सारा चीज दिख जाएगा, पूरा तो नहीं लेकिन मोटा मोटी सब कुछ दिख जाएगा कि इस बस्तर के लोगों के साथ क्या हो रहा है और आप कहां खड़े हो। तो मैं अब आप पूछिएगा कि अब नौकरी की बात करेंगे तो नौकरी कहाँ है। पिछले समय करीब 6000 से ज़्यादा शिक्षकों की भर्तियां हुई 2 साल पहले, 2 साल भी नहीं हो रहा, और उसमें बस्तर के लोग नहीं के बराबर लगे। और एक सच है, ऐसा क्यों हुआ। एलडीटी नौकरी है, छोटी नौकरी, पहली से लेकर 5वीं तक 8वीं तक पढ़ाने वाला, काम करने वाला गुरुजी का काम है। वो गुरुजी उतना ही पढ़ाने वाला, पढ़ाने के लिए गुरुजी की नियुक्ति होनी थी, और उसमें भी लगभग सब बाहर के लोग लगे, लगभग सभी के सभी लगभग बाहर के लोग लगे। मेरा ये कहना है कि इतने सारे हमारे बीच के लड़के लोग हायर सेकेंडरी पास किए, कॉलेज किए, बीएससी किए, एमएससी करके घरों में बैठे हैं, एलएलबी करके घरों में बैठे हैं, और इनको नौकरी नहीं मिल रहा है, इनको उस लायक भी नहीं समझा गया। पहली दूसरी कक्षा में हमारे बच्चों को पढ़ाए उसके लायक नहीं समझा गया, इसलिए उन्हें नौकरी से वंचित कर दिया गया। एक सच्चाई है, उसके लिए कोई कहीं लड़ाई नहीं हुई। यह भी एक गजब बात है, जो लड़ाई हुआ यह सुकमा जिले के भीतर लड़ा गया, जम के लड़ाई हुआ। पर क्या ही हो सकता था, चुनाव पहुंचा था और जितना लड़ना था लड़े, चुनाव के समय भी लड़े, और उसका सही रिजल्ट नहीं मिल पाया। और उसके पीछे बहुत टेक्निकल बात है। आजकल तो सरकार एक बहाना बनाई है कि नहीं, कोर्ट का ऑर्डर है, कोर्ट के वजह से हम लोग लोकल भर्ती नहीं कर रहे हैं। दरअसल कोर्ट में सरकार अपनी सही पक्ष रखा ही नहीं। यह 5वीं अनुसूची का इलाका है। आप सबको मालूम है कि 5वीं अनुसूची है, यहाँ पेशा अधिनियम भी है। ये कानून कहता है कि आप अगर केंद्र सरकार का कानून हो या राज्य सरकार का कानून हो या कोर्ट का ऑर्डर हो, अगर उस ऑर्डर से यहाँ के लोगों को कोई तकलीफ होता हो, नुकसान होता हो, तो ऐसे कानून या कोर्ट के ऑर्डर को भी सरकार चाहे, राज्यपाल चाहे या केंद्र सरकार चाहे, तो उस कानून को उस इलाके में लागू होने से, उस कोर्ट के ऑर्डर को लागू होने से उसको रोक सकते हैं, उसको निलंबित कर सकते हैं और सदा के लिए उसको खारिज कर सकते हैं उस इलाके के लिए। इतना पावर है 5वीं अनुसूची में, उसका कहीं सही में इस्तेमाल होता ही नहीं है। यही सच है। और इसलिए सरकारें जो रायपुर में बैठी हुई हैं, चाहे वो इससे पहले की हो या अभी की, इस मामले में यहाँ के लोगों का कहीं कोई संरक्षण नहीं किया, यहाँ के लोगों के हित में कोई काम नहीं किया। यही सही है। अब आप देखिए दूसरी ओर क्या हुआ। यहाँ तो आप बोलोगे कि नहीं कोर्ट का ऑर्डर है, इससे पहले आप बताओगे यहाँ बस्तर फाइटर के भी नियुक्ति हुई। जब सरकार को माओवादियों के खिलाफ लड़ने की बात आई, उनको लगा कि नहीं सीआरपीएफ नहीं लड़ सकती है, बीएसएफ नहीं लड़ सकती है, क्योंकि ये ऑल इंडिया की फोर्स है, देश की फोर्स है। उनको बस्तर की वास्तविकता को पता नहीं है।
यहाँ के इधर किधर नाले हैं, किधर पहाड़ है, जंगल है, इस जंगल में वो अनुकूल नहीं है, इसलिए वो लड़ नहीं पाते। इसलिए बहुत बहुत सारे लोग सीआरपीएफ के और दूसरे जवान मारे गए यहाँ माओवादियों के साथ लड़ाई में। तो सरकार इस निष्कर्ष पर पहुंची कि नहीं, यहाँ के लिए तो केवल लोकल लड़के ही सही हैं नक्सलाइटों के खिलाफ लड़ने के लिए। अब लोकल लड़कों की भर्तियां का सवाल आया, तो लोकल लड़कों को अलग अलग बटालियन बनाया गया सीआरपीएफ में, यहाँ के लोगों को भरा गया, उसमें फिर कोई कोर्ट का ऑर्डर नहीं आया, लोकल भरे। फिर अभी बस्तर बटालियन की भर्तियां हुई, उसमें भी लोकल ही भरे गए। और उससे पहले तो एसपीओ जो 6000 से ज्यादा एसपीओ थे, उनको वो जब 90% से ज्यादा 5वीं भी पास नहीं थे सलवा जुलूम के दिनों में, उनको 5वीं की विशेष परीक्षा आयोजित कराया गया, 5वीं बोर्ड में बैठाया गया, उनको पास कराया गया। उसके बाद उनको फिर बाद में सहायक आरक्षक के औपचारिकता पूरा करके उनको आरक्षक बनाया गया, सहायक आरक्षक बनाया गया, फिर बंदूकें दी गई। वो एक लंबा इतिहास है। तो ये कैसा हो पाया देश के कानून में? देश का जो संविधान है उसमें किसी भी जगह अनुच्छेद में कोई लोकल लोगों को आरक्षण देने का प्रावधान नहीं है। लोकल या 100% किसी एक समुदाय को आरक्षण देने का संविधान के भीतर कहीं कोई प्रावधान नहीं। केवल 2 प्रावधान कहते हैं जो 244 में, अनुच्छेद 244 में, जिसको आप अलग अलग अनुच्छेदों में विभक्त कर सकते हैं, वो है 5वीं अनुसूची और एक 6वीं अनुसूची। केवल 2 ही ऐसे प्रावधान है जहां लोकल लोगों को भरा जा सकता है या एक समुदाय विशेष को या जाति विशेष को भर सकते हैं। केवल 2 संविधान के अंदर यह 2 अनुसूचियां हैं, 244 अनुच्छेद 244 में। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब सरकार को जरूरत होता है तो इन अनुच्छेदों का, इन प्रावधानों का इस्तेमाल करती है। जब यहां के जनता की बात आती है तो सरकार वहां मुकर जाती है। इसलिए ये अजीब दुविधा है। तो मैं कह रहा हूं कि इस बारे में पूरे जनता को जब तक जागरूक नहीं कर पाएंगे तो सही लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे। सरकार हमारे साथ कहीं ना कहीं नहीं, सीधे सीधे सौतेला व्यवहार कर रही है और बाहर के लोगों को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से बस्तर के अंदर भरने का भी काम कर रही है इस नाम से। अब मैं उस पर जाऊंगा। और दूसरे जो इस हम लोग 11 सूत्री मांग के पीछे एक बड़ा कारण ये भी है कि आज ठेकेदारी देखिए, धंधा देखिए, कोई यहाँ बस्तर के लोग नहीं है क्या संतोष जी? नहीं है। अगर कोई ठेकेदारी में पंजीयन भी करा लिया तो उनका कोई काम भी नहीं मिल रहा है। अब पानटेला भी अगर 20 बस्ती में आप चलाना चाहेंगे तो आपको शायद चलाने भी नहीं देंगे। ऐसी हालत है धंधा पानी में। बड़ा व्यापार तो आप कर ही नहीं पाओगे। कई लोग जो छोटा मोटा व्यापार करते हैं वो लोग बताते हैं कि हम लोग अगर करना भी चाहते हैं तो बड़े जो व्यापारी हैं वो हमको इधर उधर से दबा देते हैं या हमको नुकसान पे जाना पड़ता है, ऐसा स्थिति पैदा कर देते हैं। ये सब है, वो मैं उस पर नहीं जाऊंगा। पर मैं एक चीज मैं कहना चाहता हूं, वो ये है कि जैसे जल जंगल जमीन की बात करते हैं, ये जल जंगल जमीन का मतलब क्या? मैं अक्सर सब लोगों के बीच में कहता हूं, आजकल जल जंगल जमीन पर हम लोग बहुत नारे लगाते हैं, खासकर आदिवासी इलाकों में, कि जल जंगल जमीन हमारा है, इस पर हमारा स्वाभाविक अधिकार है और प्राकृतिक अधिकार है, और थोड़ा संवैधानिक अधिकार भी बोलते हैं, पर है कितना है देखना पड़ेगा। तो मैं कह रहा हूं कि आजकल इसको इस रूप में भी समझा जाना चाहिए कि देश के अंदर जातिगत जनगणना की बात हो रही है और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी दबाव में आकर के जातिगत जनगणना कराने का फैसला तो लिए। अब होगा या नहीं होगा मुझे नहीं मालूम, पर वो कैसा करवाएंगे ये भी पता नहीं। पर ये जातिगत जनगणना का मतलब क्या? जातिगत जनगणना का मतलब ये है कि अब बस्तर में हम लोग हैं, अगर यहाँ 32-35 लाख लोग हैं अगर इस हिसाब से, तो इसमें एसटी के लोग कितने हैं, एससी के लोग कितने हैं, ओबीसी के लोग कितने हैं और जनरल कितने हैं? उन लोगों के भीतर
कितने लोग नौकरियों में हैं, छोटे नौकरी में, बड़े नौकरी में कितने लोग हैं, कितने लोग धंधा पानी कर रहे हैं, कितने क्या बोलते हैं, कितने लोग बड़े बिजनेसमैन हैं, ये सब के आंकड़े आएंगे जातिगत जनगणना में कि कौन, अच्छा यादव समाज के लोग कितने लोग हैं ठेकेदार, ये भी आएगा भाई। रावत समाज क्या नाम धाकड़ समाज के लोग कितने ठेकेदार हैं, वो भी समझ में आएगा। कितने लोग पंजीयन करा चुके, कितने लोगों को काम मिल रहा है। वैसे ही सभी, कोई समाज हो, अलबत समाज हो, ये सब के भीतर बात स्पष्ट हो जाएगा कि कितने लोग ठेकेदारी कर रहे हैं, कितने लोग नहीं कर रहे हैं। बाकी जो कम लोग हैं उनको कितना मिल रहा है, ये सब जातिगत जनगणना में आएगा। इसके अलावा और क्या आएगा पता है आप लोगों को? इसके अलावा यह भी आएगा कि आज जैसे बस्तर के अंदर बहुत सारे लोहा के खदानें चल रही है, लोहा जहां निकल रहा है वो खदानें कौन चला रहा है? बस्तर का कोई आदमी नहीं चला रहा है, उसमें सब बाहर के लोग हैं, सब बाहर के लोग। अगर बस्तर का कोई अगर खदान भी चलाएगा तो मेरे ख्याल से कोई ST SC OBC तो होगा नहीं, कोई सेठ साहूकारी होगा, वो लोग चलाएंगे। पर अभी तक बस्तर जिले के अंदर प्राइवेट जितने खदानें हैं उन खदानों के मालिक तो सब बाहर के हैं। ये भी अब जातिगत जनगणना का मसला आएगा तो ये भी आएगा कि बस्तर के अंदर कितने प्राइवेट खदानें हैं, उसमें कितने लोकल लोग हैं, कितने बस्तर के लोग हैं। अब बात आप लोगों को समझना है कि जातिगत जनगणना में यह भी है कि अगर जल जंगल जमीन में हमारा मालिकाना हक कितना है, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, यह सवाल है। अब तो होना ही चाहिए, वो तो बात है। तो हमारे लोगों के पास कितने खदानें हैं, चाहे वो गिट्टी के खदान हो, क्या लोहा का खदान हो, संगमरमर का हो, ग्रेनाइट का हो या बॉक्साइट का, जो भी खदानें हैं, उसमें हमारे बस्तर के मूल बस्तर के लोग कितने लोग हैं, उसमें ST कितने, SC कितने, OBC कितने हैं, ये भी आंकड़े आएंगे। तब सवाल उठेगा कि आखिर यहां के संसाधनों पर किसका कब्जा है, कौन इसका माल पानी खा रहा है। इसलिए यह भी सवाल है और ये भी बातें हैं कि आज अगर कोई खदान चल रहा है, अगर चालू होना है तो उसमें हमारा क्या हिस्सेदारी है, ये भी सुनिश्चित होना चाहिए। हम लोग बस्तरिया राज मोर्चे का स्थापना इन्हीं उद्देश्यों से की है। अगर कोई खदान है तो बाहर के लोग क्यों चलाएंगे, क्यों उसको खोदेंगे? हमारे इतने पढ़े लिखे लड़के किस काम के हैं, ना नौकरी मिल रहा है, ना कोई काम धंधा है उनके पास, आखिर क्या है? वही तो उनका है। अब तक हमारे जो पूर्वज हैं हजारों वर्षों से उसकी रखवाली करते रहे, आज भी उस पर बैठे हुए हैं, और उसको बाहर के लोग आकर के खोद के ले जाएं, वो लोग अरबपति खरबपति बन जाए, इसकी तो कम से कम इजाजत नहीं होनी चाहिए। इसके लिए भी संघर्ष करने के लिए हम लोग बस्तरिया राज मोर्चे की स्थापना की है। तो मोटा मोटी यही है, पर मैं थोड़ा सा एक बात आप लोगों को बताना चाहता हूं। बस्तरिया राज मोर्चा की स्थापना करने के पहले हम लोग ने काफी सोचा। मैंने बस्तर का भी इतिहास अलग अलग लेखकों का पढ़ा। आप लोग मोटा मोटी समझिए, आज से करीब 250 साल से इस बस्तर के अंदर जैसे अंग्रेज बस्तर में आना चालू किए धीरे धीरे, तब से उनके खिलाफ संघर्ष शुरू हुआ, बाहरियों के प्रवेश के खिलाफ। इसको सीधा सीधा कह सकते हैं, बाहरियों के संघर्ष के खिलाफ, बाहरियों के प्रवेश के खिलाफ। सारा 1910 के पहले जो भूमकाल का लड़ाई हुआ था, उसके पहले 9 बार इस बस्तर के अंदर बस्तर के लोगों ने, बस्तर के मूल निवासियों ने बाहरियों के खिलाफ लड़ाई लड़ा। 1774 से लेकर के 1910 तक 10 बार बाहरियों के खिलाफ लड़ाई लड़ा। बाहरियों, सारी लड़ाइयां बाहरियों के खिलाफ है, वो चाहे जमींदार हो, भूमिपति हो, सामंत हो, या राजा हो, या अंग्रेज, उन सब के खिलाफ ही था सारी लड़ाई। अब भूमकाल की लड़ाई का तो सीधे सीधे आप इतिहास देख लीजिए, वही है। और 1974 में जब पहले 1774 में जब पहला लड़ाई हुई भोपालपट्टनम और इस इलाके में, तो अंग्रेज वहां से घुसना चाहते थे। तो वहां लोगों ने, यह भी इतिहास में लिखा हुआ है कि
1774 के आसपास जो अंग्रेजों ने देखा बस्तर को, उन लोगों ने लिखा कि बस्तर के लोगों के पास उन दिनों कपड़े भी नहीं थे भैया। आप लोग सुन रहे हैं ना, कपड़े नहीं थे, कपड़े हमारे लोगों के पास नहीं था। कपड़े 250 साल पहले, 250 साल तक, उसके बाद तक कपड़े नहीं थे, बिना कपड़े के थे इन जंगलों में। कहीं पत्ते लपेटते थे या छाल लपेटते थे। ये एक सच्चाई है जो स्टोरी में है, इतिहास में है। और कपड़े नहीं, चाल पहन करके भी जब बस्तर के अंदर कोई बाहरी आने की कोशिश कर रहा था, उसके खिलाफ लड़ रहे थे लोग, तीर धनुष लेकर के, टेंगिया परसा लेकर के। ये हमारा इतिहास है। और जब अंग्रेज और मराठों के बीच में संधि हुई, तो नागपुर से जब मराठा सेना नारायणपुर से घुसने की कोशिश किया 1824 के आसपास, 1819-24 के आसपास, तो वहां लोगों ने लड़ा नारायणपुर के इलाके में, उनको रोकने के लिए कि नहीं, ये लोग यहां ना आए। ये एक सच्चाई है। जिधर से घुसे उधर से लोगों ने लड़ा। और इसका सबसे व्यापक जो लड़ाई है, ये पूरे लड़ाइयों को समेट करके आप देखोगे तो वो है 1910 का जो भूमकाल की लड़ाई, जो गुंडादूर के नेतृत्व में लड़ा गया। वो लड़ाई पूरी योजनाबद्ध ढंग से लड़ा गया, पूरे बस्तर में लड़ा गया, पूरे बस्तर में। और उस लड़ाई का सबसे महत्वपूर्ण कड़ी यह है कि उन लोगों ने कहा कि हमें ना राजा का राज चाहिए, ना ही अंग्रेजों का राज चाहिए। उन दिनों 1910, मतलब आज से 115 साल पहले, तब जब हमारे लोगों, जो जितने लोग लड़ रहे थे, गुंडादूर, आयतुमारा, डेबरीदूर, उंगा माझी तो खत्म हो गया काकड़ी घाट की लड़ाई में, रोड्डा पेद्दा से लेकर तमाम जिन लोगों ने लड़ा, तमाम लोग लड़े। वो जितने लोग लड़े, कोई पढ़े लिखे लोग नहीं थे, सब अनपढ़ थे। लेकिन उन लोगों के बीच में काफी समझदारी थी। उन लोग ये जानते थे कि जितने बाहर के लोग आ रहे हैं, ये लोग यहाँ के जंगल को, यहाँ के जमीन को कब्जा कर रहे हैं। और ये लोग जब तक यहाँ रहेंगे तब तक ये बस्तर सुरक्षित नहीं है। इनको मार मार के भगाना है इस बस्तर से। ये फैसला था दरअसल भूमकाल का। उससे पहले का भी यही लड़ाई था, लेकिन ये बड़ा विस्तार वाला लड़ाई था, योजना बना करके लड़ा गया। तो उस लड़ाई में एक खास बात ये हुआ, 7 फरवरी, ये तो 1 या 2 फरवरी से चालू हो गया था 1910 को, 7 फरवरी को दंतेवाड़ा गिदम में बैठ करके फैसला लेते हैं कि हमको ना राजा का राज चाहिए, ना ही अंग्रेजों का राज चाहिए, हमें आदिवासियों का राज चाहिए, बस्तर के लोगों का राज चाहिए। यह फैसला लेते हैं और उसके बाद लड़ते हैं आगे। वो अलग बात है, बहुत सारी लड़ाई है, उस घटनाओं पर क्या किया जाए। तो मैं कहना यह चाहता हूं कि ये अब वो लड़ाई, दरअसल आप बोलोगे 1910 के आसपास हम लोग, क्या पट्टा वट्टा का जमाना तो था नहीं, पट्टा आजकल पट्टा है ना, पटेल, उस समय पटवारी और पटेल की नियुक्ति हो गया था। आजकल हमारे गांव के प्रमुख लोगों को पटेल बोलने लगे। वो पटेल क्यों? वो पट्टी वसूली करके देता था। पटवारी के साथ पट्टी वसूली करने के लिए जिनको नियुक्त किया गया उसको पटेल बोला गया। और आज आगे चल करके धीरे धीरे पटेल मतलब गांव का प्रमुख। अमूमन अब वो एकदम इतना सामान्य बात हो गया कि अब हमारे लोग पेद्दा नहीं, पेद्दा तो बोलते हैं पर पटेल बोल देते हैं। सच है कि वो गांव का पेद्दा मतलब प्रमुख, बड़ा। पेरमा तो पेरमा ही है, गायता है, वो देवधामी का प्रमुख है, पर गांव का पटेल एक्चुअली वो गांव का प्रमुख। पर ये नाम 1910 के पहले से थोड़ा थोड़ा चालू हो गया था, जब 1894 में पहली बार अंग्रेजों ने भूमि अधिग्रहण कानून बनाया। उसके बाद जमीनों का प्रबंधन उसके पहले भी चालू था, उसके बाद फिर उन लोगों ने चालू किया कि नहीं, अब ये जो जितना जागीरदार, सामंत
दीवान जो नियुक्त कर रहे हैं, ये लोग गांव वालों को बहुत प्रताड़ित करके ज्यादा लगान वसूल कर रहे हैं, क्या बोलते हैं, टैक्स, क्या बोलते हैं, ज्यादा वसूली कर रहे हैं और हमको कम दे रहे हैं। अंग्रेजों को लगता है कि हमको कम दे रहे हैं, ये लोग ज्यादा खा जा रहे हैं। तो ये लोग, उसके लिए इन लोग ने क्या किया कि नहीं, अब सीधे सीधे जो जमीन कमाई कर रहे हैं, मतलब खेती कर रहे हैं, उन्हीं को पट्टा दे दिया जाए। अब जितना उनके पट्टे में दर्ज होगा, जो लगान फिक्स होगा पट्टे वाइज, एकड़ वाइज, उस हिसाब से उनको मिलेगा। तो उसमें कोई गड़बड़ी कोई दीवान या मालगुजार या सामंत या राजा भी नहीं कर सकेगा। तो ये पद्धति चालू हुआ पूरे देश के अंदर। एक्चुअली ये उसकी कहानी है। तो अब पट्टा जब बनाना चालू किए, उससे पहले जो सामंत लोग, अब पट्टी वसूली तो दीवानी कर रहा था तब भी, जमींदार, पटवारी, पटेल लोगों के साथ मिल करके। पर अब हमारे यहाँ जैसे हर नियम कानून बनता है ना, उसमें फिर नया लूज पॉइंट निकाल लेते हैं, गड़बड़ियां निकाल लेते हैं, उसमें कहां से अपना मौका पाना है। तो अब पट्टी, अब अंग्रेजों ने कहा कि जितना पट्टी मिलेगा वो सीधे सीधे हमको आएगा। पर हमारे लोगों ने क्या कहा, 1 एकड़ में अगर 1 रुपया देना था तो पट्टी वसूली करने वाले दीवान, पटवारी, जमींदार, इन लोगों ने एक एकड़ 1 रुपये के जगह, या उस समय जो भी 1 आना या जो भी पैसा था, 1 आना जैसा जो भी था, उसको फिर डबल टिबल बोल करके फिर वसूलना चालू किए। आप लोग समझ रहे ना। अगर निर्धारित था 1 रुपया 1 एकड़ को देना है, तो वो लोग कहीं कहीं 2 रुपया, 3 रुपया, 5 रुपया ऐसा वसूली करना शुरू किए। इसके वजह से भी लोगों के अंदर बहुत परेशानी हुई। जंगल ठेका में दे दिया गया था, जंगल पर हमारे लोगों को जाने से रोक दिया गया। 1865, 72, 79 इन सब जगहों पे क्या नाम, वन अधिकार कानून बन गए थे। अंग्रेजों ने फॉरेस्ट विभाग के अधिकारी नियुक्त किया गया था। उससे पहले से जंगल को ठेका देना शुरू कर दिया गया था। जो ठेकेदार दक्षिण से आ रहे थे, ये लोग हमारे लोगों पर बहुत अत्याचार कर रहे थे। ये सब वजह था। फिर उस समय भट्टी का जमाना था। भट्टी के जरिए भी सब बाहर से लोग आए, यूपी बिहार से, भट्टी वाले। और उससे पहले तो कोई आता नहीं था। तो ये भट्टी वाले जो यूपी बिहार से ठेकेदार आए, उनके साथ लठेत लेके आए, हमारे लोगों पर तमाम तरह के अत्याचार किए। अब उस पर ज्यादा नहीं जाऊंगा, बहुत लंबा चौड़ा बात हो जाएगी। मैं थोड़ा संक्षेप में अपनी बात यही खत्म, थोड़ा संक्षेप रखना चाहता हूं। बात यह है कि इन सब वजहों से बस्तर के अंदर अंग्रेज सामंतों के खिलाफ, दीवानों के खिलाफ और राजा के खिलाफ लड़ाइयाँ हुई। और भूमकाल की लड़ाई का महत्व इन सभी विद्रोह से अलग है। और ये इसलिए भी अलग है, जैसा मैंने कहा कि 7 फरवरी को गीदम में रोडा पेद्दा, गुंडादुर उसमें उपस्थित रहते हैं। और बहुत सारे जो मांझी हैं, कुछ मुखिया लोग हैं, इन लोग गीदम में बैठ करके, मुश्किल से 19-20 लोग थे, वहाँ बैठ करके तय करते हैं कि बस्तर को अब अंग्रेजी राज से और राजा के राज से मुक्त करना है और बस्तर में आदिवासी राज की स्थापना करना है। आदिवासी राज का मतलब, आदिवासी शब्द का मैं पहले भी उल्लेख किया हूँ। आदिवासी मतलब जो यहाँ के मूल निवासी हैं, जितने लोग हैं, चाहे वो ST हो, SC हो, OBC हो, ये सब आदिवासी इस समय ही आते हैं। अभी जितेंद्र मीणा की जो इतिहास पर पुस्तक आई है, उन्होंने भी यही बात कहा कि यहाँ के सारे जो मूल निवासी है वो सब आदिवासी है। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि वहां ये फैसला होता है आदिवासी राज की। तो आदिवासी राज स्थापित करने की बात आई, तो हम लोग ये जो बस्तरिया राज मोर्चे का स्थापना किए, बस्तरिया राज मोर्चे का नाम दिया गया। तो उसमें बस्तर मतलब बस्तर है, मोर्चा मतलब मोर्चा, लड़ाई है। और राज शब्द हम लोग दरअसल गीदम में बैठ करके, हमारे जो भूमकाल के शहीद लोग, लड़ाकू लोग, हमारे पूर्वज, इन लोगों ने राज शब्द इस्तेमाल किया। राज मतलब हमारा राज आएगा, हम लोग अपना राज लाएंगे, इस शब्द का इस्तेमाल किया। इसलिए हम लोगों ने बस्तरिया राज मोर्चे में हम लोग बस्तरिया राज शब्द का इस्तेमाल किया, बस्तरिया राज मोर्चा। तो
अब राज तो आया नहीं, आया क्या, कहाँ आया बताइए। यहाँ के लोगों को क्या मिल रहा है वो पता लगे। हम लोगों का क्या फैसला है, हम लोगों के हाथ में कोई फैसला तो है ही नहीं। सब फैसला या तो दिल्ली से हो रहा है या रायपुर से हो रहा है। यहाँ के लोगों को कहीं पूछा भी नहीं जा रहा है। पूछ रहे क्या, कहीं नहीं पूछ रहे। अभी पहले भी नहीं था, अभी भी नहीं है। अभी आप बताइए, कोत्तागुड़ाम से किरंदुल रेल लाइन आ रहा है, हम लोगों ने तो मांगा ही नहीं कोत्तागुड़ाम से किरंदुल तक रेल लाइन। अब बिना मांगे क्यों आ रहा है भाई, बड़ा सवाल है। बोधघाट परियोजना को चालू करने के लिए हम लोग ने तो मांगा नहीं, फिर बोधघाट परियोजना क्यों आ रहा है। वो पानी जो बोधघाट बनने से करीब 70 गांव से ज्यादा डूबने वाला है, वो लोग कहां जाएंगे पता नहीं, लेकिन वो पानी का इस्तेमाल कहां होगा, हमारे लिए होगा क्या, नहीं, वो रायपुर जा रहा है बड़े कंपनियों के लिए। और यहां जो भी बड़ी कंपनियां आ रही है, निजी कंपनियां, उनके लिए इस्तेमाल होंगी। सीधा सीधा सवाल है। और फिर बेलडला सहित तमाम जो पहाड़ है वो सब बड़ी बड़ी कंपनियों को दिया जा रहा है। हमसे तो नहीं पूछा गया, कहां पूछा गया बताइए। हम लोग ने मांगा भी नहीं कि आइए मित्तल, आइए रुंगटा, आप ले लीजिए पहाड़, ऐसा तो दिए नहीं, फिर क्यों आ रहा है। तो इसलिए हम लोगों का इसमें कहीं कोई भूमिका नहीं है। जबरदस्ती एक तरह से पहले जो अंग्रेज करते थे, अंग्रेजों के जमाने में, उससे भी ज्यादा आज की सरकार हो गई है। हम लोग कानून बना हम लोगों के फेवर में, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं, पर उस कानून को भी पूरा कुचला जा रहा है और हम लोगों को पूछ भी नहीं रहा है। और उसका थोड़ा थोड़ा विरोध करने की कोशिश हुआ, कर रहे हैं दंतेवाड़ा के लोग, अब सुकमा के लोग करेंगे जब करना है, बीजापुर के लोगों को भी करना है रेल लाइन को लेकर के। तो मैं कह रहा हूं कि ये रेल लाइन ऐसा ही नहीं आ रहा है। रेल लाइन आ रहा है लोहा पत्थर को ले जाने के लिए, वो आपके हमारे सुविधा के लिए नहीं है। और वो जो करेगट्टा पहाड़ जो 20 दिन ऑपरेशन चला मई के महीने में, उस पहाड़ के आसपास, पहाड़ में जगरगुंडा के इन इलाकों में यूरेनियम जैसे पदार्थ तत्व मिलने की पुष्टि हुई है। इसके लिए भी रेल आ रहा है, बड़ी बड़ी रोड बनाए जा रहे हैं इन पूरे इलाकों में। तो एक साफ साफ बात है कि हमारे यहाँ का जो संसाधन है, जो हमारे यहाँ संपत्ति है, उसको लूटने के लिए ये सब चीज़ें हो रही है। और इसको आप जब तक नहीं रोकेंगे तो बस्तर सुरक्षित नहीं रहने वाला। मैं कहना ये चाहता हूँ कि ये रेल लाइन हो जाए, बेलडला पहाड़ पर तमाम कंपनियां आ गई, ये जो यूरेनियम का खुदाई हो जाए, रावघाट दुर्कोंदल के माइंस तो चल ही रहे हैं, अगर वो बेलडला पहाड़ पर पूरे कंपनियों का राज हो जाएगा, उसको अगर खोद के ले जाएंगे, वो तमाम जंगल अगर खत्म हो जाएगा, वो पहाड़ खत्म हो जाएंगे, बोधघाट बन गया, तो बस्तर का जो मूल स्वरूप है, उसकी जो सुंदरता है, उसकी जो पहचान है, वो एक झटके में खत्म हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। तो इसलिए बस्त्रिया राज मोर्चे को अब नए नए इन सारे मुद्दों पर आगे की लड़ाई लड़ने की जरूरत है। इसलिए ये जो मोटा मोटी हम इस बात को स्पष्ट करना चाहते हैं, और ये सबको मालूम है कि ये तमाम चीजें जो हो रही है, इसके खिलाफ ये जो बस्त्रिया राज मोर्चा इन लोगों ने बनाया, यही लोग लड़ेंगे, इनको कैसा परेशान किया जाए। इसलिए भी मेरे घर में छापे मरवाने की कोशिश हुआ था, एकदम स्पष्ट रूप से। मैं ये भी बात स्पष्ट कर दूं कि जब बस्त्रिया राज मोर्चे की स्थापना की हम लोग जगदलपुर में, उसके कुछ 1-2 महीने के अंदर आरएसएस भाजपा के लोगों ने कहीं कहा, उनके बड़े पदाधिकारियों ने, कि नहीं, ये जो बस्तर के अंदर जो नया संगठन बना है उससे सावधान रहना। आरएसएस के बड़े लोगों ने कहा कि ये बहुत खतरनाक है, ये इससे सावधान रहना। ये भाजपा और आरएसएस के लोगों ने कहा, 1 साल भर हो रहा है, कुछ महीने पहले स्थापित करने के 2-1 महीने के अंदर ये बातें आई। तो वो लोग सब सतर्क हैं हम लोगों को लेकर के, पर हम लोगों को अब तेज करना पड़ेगा। मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, पर इतना कहना चाहता हूं कि जल जंगल जमीन को बचाए रखना है, अगर उसका दोहन भी करना है
तो वो भी हम लोगों के हित में हो, हम लोगों के फायदे में हो, हमारे लोग करें, तब दौड़ होना चाहिए, नहीं तो नहीं। अगर बोधघाट बनाया जा रहा है, 70 गांव उजड़ने वाले या उससे ज्यादा उजड़ने वाले हैं, तो वो किनके कहने पर ये सब हो रहा है? बस्तर के लोगों ने मांगा। आज ये सवाल पूछना पड़ेगा आने वाले समय में, ये सब जैसा बस्तर या राजमोर्चे को स्थापित करेंगे, ये लड़ाई अगर तेज करेंगे, करना ही होगा। ये भी सवाल पूछेंगे कि हमारे 12 जो एमएलए हैं, ये लोगों ने क्या मांग किया है? ये बोधघाट की क्या इन लोगों ने रेलवे लाइन की मांग की? इन लोगों ने क्या बेलडला पहाड़ और करेगुट्टा का पहाड़, ये जो दुर्गाराज का पहाड़ देने का इन लोगों ने फैसला किया क्या? ये सब बातें पूछा जाएगा सारे एमएलए और सांसद को, इसका सही सही जवाब मांगना पड़ेगा। ये जो बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं, इसका भी कि अगर ये सब चीज होगा तो हमारे लोगों का क्या फायदा है, ये भी हम लोग पूछेंगे। अब तक ये भी पूछना पड़ेगा कि 70 साल हो रहा है बस्तर से रेल लाइन जोड़ करके और बेलडला से लोहागट्टी ले जाते हुए, इन 70 सालों के भीतर लाखों करोड़ रुपए का फायदा हुआ केंद्र और राज्य सरकार को, पर इस बस्तर को क्या मिला, यहां के लोगों को क्या मिला, यह भी बताना पड़ेगा। इसका भी जवाब मांगेंगे, इसका भी हिसाब मांगेंगे कि ये रेलवे जो इतना फायदे में जा रहा है, ये रेलवे क्या नाम वाल्टियर और किरंदुल वाला रेलवे बहुत फायदे में होता है, ऐसा सुनते हैं। तो रेलवे ने हमारे बस्तर के लिए क्या क्या, कितने लोगों को रोजगार दिया, ये भी पूछेंगे। कितने लोग, कितने इलाके में उन्होंने विकास के कार्य किए, ये भी पूछेंगे। और ये जो हजारों करोड़ रुपए का फायदा हो रहा है हर साल, 30,000 करोड़ से ऊपर बेलडला से, उसका कितने लोगों को लाभ हो रहा है, अब ये भी जवाब मांगेंगे। इसलिए अब ये लड़ाई अब तेज होगा, मैं यही कहना चाहता हूं। और ये भी बताएंगे, पूछेंगे कि ये जो बेलडला के आसपास के जितने गांव हैं जो लोहा पानी से सीधे प्रभावित होता है, लाल पानी से, और उस खदान के तमाम तरह के जो प्रदूषण है उसका सीधा उन पर असर होता है, उन लोगों के जिंदगी में क्या बदलाव आया? बाकी बस्तर की तो छोड़िए, जो सीधे सीधे प्रभावित हो रहे हैं उनका क्या घर द्वार में चेंज आया, क्या पक्की मकान बन गया कि अभी भी कच्चे मकान है, छोटे मकानों में है? ये भी जांच करके बताएंगे। और ये भी जांच करे सरकार, उसके बाद रेल लाइन की बात करे, उसके बाद खदानों की बात करे, कौन कौन क्या क्या। इसके अलावा मेरा ख्याल है परमिशन नहीं होना चाहिए। क्यों भाई, होना चाहिए क्या? नहीं होना चाहिए। तो इसलिए मैं ज्यादा और नहीं कहूंगा, बस ये मोटा मोटी हमारा आज के एक लाइन है जो हम लोग बस्तरिया राजमोर्चे के इस बैनर तले, इस संगठन के द्वारा आने वाले समय में जो लड़ेंगे, वो कुछ मोटा मोटी मुद्दों का मैंने उल्लेख किया। और बस बाकी आप लोगों के पास परिचय हैं, मैंने बहुत लंबी बात रखा, मैं थोड़ा शार्ट करना चाहता था, लंबा हो गया। धन्यवाद। आपको